हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट सबसे पहले समझते हैं यार कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड को ही बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो डिवाइड होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने टाइप्स में? टू टाइप। पहला टाइप को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। पहले इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और दूसरे को बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। ओके, दूसरे को मैं बोलता हूँ सिंबल इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि वैसे इक्वेशन जिसको वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, जिनको शब्दों में रिप्रेजेंट किया जाए उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर मैं किसी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से लिख रहा हूँ तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखते हैं। ओके, अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड जिंक। ठीक है, तो एक हमने पिछला एग्जांपल एक ले रहा हूँ कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड। और एसिड में कौन सा एसिड लेंगे हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको वर्ड में। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि अगर मैं इनका रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर मैं उसको वर्ड में लिख दूं तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं क्या? जिंक। ठीक है, हमने एक साइड जिंक ले लिया, किसके साथ हमको मिलाना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इधर साइड हम क्या ले लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, बनेगा क्या? आपको पता है जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ मिलेगा हमको जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। दोस्तों, जो गैस बाहर रिलीज होती है उसको अपर एरो से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यार यहाँ जो जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन कर रहा है और बन क्या रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो मैंने इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया है? वर्ड यूज किया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड्स इक्वेशन। ठीक है, तो इस वर्ड्स इक्वेशन में देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप का सिंबल यूज करते हैं। एक प्लस सिंबल यूज किया है हम लोग और दूसरा सिंबल यूज किया है फॉरवर्ड का। ठीक है, तो देखिए प्लस का साइन क्यों यूज किया जाता है? देखिए कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी स्पेसिस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड के स्पेसिस होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरली प्रोडक्ट। ओके, तो यार होता क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिस से रिएक्शन हो रहा हो। कभी कभी क्या होता है दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल फॉर्म में हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक स्पेसिस रिएक्शन करते हैं ना, तो उन सारे स्पेसिस को कनेक्ट करने के लिए, रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस साइन ये बता रहा है कि जिंक जो हो रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ये जो जिंक है इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, ये फॉरवर्ड साइन क्या सिंबल करता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्टेंट इधर से प्रोसीड होकर इधर बन रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट इस साइड है और प्रोडक्ट उस साइड है। जो भी स्पेसिस हमने लिया है रिएक्शन कराने के लिए वो ये है, और जो एरो इंडिकेट करता है वो हमेशा प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट अगर हमारा दो से अधिक मिलते हैं तो उनको भी हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस साइन का यूज करते हैं? प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड होता है आपका सिंबल इक्वेशन। तो यार अगर इसी इक्वेशन को अगर हमको सिंबल इक्वेशन में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगा सिंपली कि जिंक का सिंबल क्या होता है? जिंक का सिंबल होता है Zn। ठीक है, तो जिंक का हमने सिंबल क्या ले लिया? Zn, जिंक। और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, अब दे देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन। अब फिर से यहाँ बना जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का केमिकल फार्मूला हो जाएगा ZnSO4
प्लस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, मतलब H2 बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो टोटल इक्वेशन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा सिंबल। वर्ड इक्वेशन का मतलब कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा जाए, वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाए, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज सच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंबल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं जो भी गिवन हो गए, वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या हो सकता है वो बैलेंस हो या हो सकता है अनबैलेंस हो। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो केमिकल इक्वेशन होता है वो आपका बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चला कि यार जो केमिकल इक्वेशन होता है वो भी टू टाइप का होता है। ठीक है, पहले को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, और दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, तो H2O में कौन कौन एटम है? हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो मैं वाटर को बनाने के लिए मैं क्या किया कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया और हमने बना क्या दिया? वाटर बना दिया। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इसमें इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्पेसिस हैं इसको मैं बोलूँगा रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो भी स्पेसिस हैं इसको मैं बोलूँगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। ओके, और यहाँ हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 है। ओके, और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? इधर भी 2 है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की। तो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या है 2 और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या है 1। तो यहाँ पर अब जब ध्यान से देखेंगे कि यार इधर रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, पर प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम तो हैं पर ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गिवन रिएक्शन है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है डेट आर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये इक्वेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब रही बात कि बैलेंस किसको बोलते हैं, तो इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन क्या था? तो रिएक्शन आपका था जिंक प्लस H2SO4 बनाया ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर रिलीज हुआ। तो अगर इसमें देखेंगे ध्यान से, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में बताइए जिंक एटम की संख्या कितनी है? 1 है, और प्रोडक्ट साइड में जिंक एटम की संख्या कितनी है? 1 है। इधर हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है? 2 है। इधर हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है? 2 है। इधर सल्फर एटम की संख्या कितनी है? 1 है। इधर सल्फर एटम की संख्या कितनी है? 1 है। इधर ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 4 है। इधर ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 4 है। तो यार आपने देखा कि जो भी एटम है, ठीक है, वो जितने रिएक्टेंट में है उधर उतने ही प्रोडक्ट में है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और देखिए जो इक्वेशन बैलेंस होता है उसी को ट्रू माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में, जो कि मैंने पहले लिख रखा है कि ये रिएक्शन अनबैलेंस है, आप इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है बताइए, मोलर मास, ठीक है, एक मोल का बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और यहाँ पर है एक ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 16 ग्राम और प्लस 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो टोटल मास H2O का कितना मिला हमें, 18 ग्राम, और इधर कितना मिला, 32 ग्राम, और इधर कितना मिला, 2 ग्राम। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया, 32 प्लस 2 34 ग्राम, लेकिन प्रोडक्ट का मास कितना है, 18 ग्राम। तो इसका मतलब यार, तो ये केमिकल इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायोलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें नीड्स होता है कि अगर कहीं भी कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर वो अनबैलेंस है तो उसको हमें बैलेंस कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ट्रू होते हैं, ठीक है। तो यार आई होप आपको बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि कब किसको बैलेंस बोलेंगे, कब किसको अनबैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक डिफिनेशन क्या हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, इफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम एज इन रिएक्टेंट एज इन प्रोडक्ट, मतलब जितने रिएक्टेंट में है उतने अगर प्रोडक्ट में है तो वैसे केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस का क्या हो जाएगा, इफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे मेथड से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।